Good morning, student. Welcome to ABN Online Classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss numerical questions 27 in chapter partnership. हम नए साइकिल का प्रवेश पढ़ रहे हैं, उसमें हमने 26 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है 27 का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसमें पूरा बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर का। ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जिसमें रिवैल्यूएशन बनेगा, पार्टनर कैपिटल बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। अब तक जो आपने 26 तक क्वेश्चन किए हैं वो बड़े इजी टाइप के क्वेश्चन थे। इजी तो क्या है, यानी पार्ट ऑफ 27 एक प्रकार से ये समझो। आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को लिए, उन छोटे छोटे क्वेश्चनों को मिला के बड़ा क्वेश्चन बनता कैसे है, वो 27 से स्टार्ट हो रहा है। तो 27 का क्वेश्चन पहली बार आप क्वेश्चन निकालोगे, इतना बड़ा क्वेश्चन तो आप आराम से देखिए। मैंने थ्योरी में आपको बता चुका हूँ रिवैल्यूएशन कैसे बनता है, कैसे डिवाइड होता है। वितरित लाभ हानि का हम क्या करते हैं, कैसे समायोजन करते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। कैसे वितरित लाभ को हम बांटेंगे, फिर कैसे एक नया पार्टनर एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन की हमने एंट्री पढ़ ली, लेकिन अब पार्टनर कैपिटल उसका एडमिशन कैसे करवाते हैं, और फिर बैलेंस शीट कैसे बनती है, इन सबको हमें पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर निकाल लो 27, 27 का क्वेश्चन। देखो 27 का क्वेश्चन दिया गया तुलन पत्र ए व बी का है। तुलन पत्र का मतलब होता है बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट दे रखी है वो किसके, ए और बी की। 31 मार्च 2017 को साझेदारी व्यवसाय चला रहे थे और किस अनुपात में लाभ बांटते थे, 2:1। उनका नया अनुपात था 2:1। बैलेंस शीट ऐसे दे रखी है। देय विपत्र यानी बीपी है 10,000 की, लेनदार यानी क्रेडिटर 58,000 के, बकाया व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 के, और कैपिटल ए और बी की दे रखी है 180 और 185। अशस्त्र रोकड़ यानी कैश इन हैंड आपके पास 10,000 है। कैश एट बैंक, बैंक में रोकड़ 40,000 है। सन्ड्री डेटर्स देनदार 60,000 के हैं। स्टॉक 40,000 का है। प्लांट संयंत्र 1,00,000 का है। बिल्डिंग भवन 1,50,000। निम्न शर्तों पर उन्होंने सी को साझेदार बनाया है। लाभ में 1/4 भाग के लिए 1,00,000 रुपए की पूंजी और 60,000 रुपए खाती में अपने भाग के लिए लाएगा। 1,00,000 रुपए की तो पूंजी लाएगा और 60,000 रुपए क्या लाएगा, ख्याति लाएगा अपने हिस्से की। हमें पता है पूंजी तो कैपिटल में चली जाएगी और गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में कौन से अनुपात में बढ़ जाएगी, त्याग के अनुपात में। बताया था ना, नए साझेदार अगर गुडविल लेके आता है तो वो गुडविल पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांट दी जाती है। संयंत्र का मूल्य 1,20,000 रुपए आंका गया। भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। स्टॉक 4,000 रुपए अधिक आंका गया। देनदार में 5% का विभाजन आयोजन बनाना है। गैर अभिलेखित लेनदार की 1,000 रुपए की राशि है, जिसे क्या करना है, अपलिखित करना है। आवश्यक रोजनामचा पुष्टि दीजिए। वह पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और तुलन पत्र भी बनाइए। तुलन पत्र ने बैलेंस शीट भी बनाइए। तो जर्नल के लिए आप लगभग स्टार्टिंग का एक पेज छोड़ दो, क्योंकि पहले मैं आपको अकाउंट बना दूंगा। अकाउंट बनाने के बाद उससे क्या बन जाएगी, जर्नल बन जाएगी। तो अकाउंट बनाना सीखो, अकाउंट से जर्नल अपने आप आ जाएगी। तो जर्नल तो नॉर्मली हमें आती है, अकाउंट बनते कैसे हैं और उससे एंट्री कैसे आसान हो जाएगी वो भी मैं बता दूंगा आपसे। तो सबसे पहले एक पेज छोड़ दो एंट्री के लिए और बनाओ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता।
रिवैल्यूएशन अकाउंट का नियम आपको पता ही है, संपत्ति बढ़ेगी दर सीआर, दायित्व बढ़ेगा डीआर, संपत्ति घटेगी डीआर, दायित्व घटेगा सीआर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो पहला पॉइंट तो इसमें आएगा नहीं, पूंजी ख्याति है वो तो पार्टनर कैपिटल में आएगा। दूसरा पॉइंट, स्टॉक का मूल्य कितना हो गया, 1,20,000। स्टॉक का मूल्य 1,20,000 हो गया, जबकि पहले कितने हजार का था। तो ये स्टॉक का नहीं, हाँ प्लांट का, सॉरी संयंत्र का मूल्य हो गया 1,20,000, जबकि प्लांट पहले कितने का था, 1,00,000 का। कितना बढ़ा, 20,000 बढ़ा। संपत्ति बढ़ी, प्लांट संयंत्र तो बाई प्लांट। दूसरा, भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, तो भवन कितने का था, 1,50,000 का। 10% बढ़ा, यानी कितना बढ़ा, 15,000 रुपए। तो बाई बिल्डिंग। स्टॉक फाउंड ओवर, जो स्टॉक है वो 4,000 रुपए अधिक आका गया। तो स्टॉक 4,000 रुपए अधिक है, तो उसको क्या कर दो, कम कर दो। कम करेंगे तो स्टॉक संपत्ति कमी है तो दिया, तो स्टॉक 4,000 रुपए। देनदारों पर पूर्व ऋण आयोजन कितना परसेंट बनाना है, 5%। देनदारों पर पूर्व ऋण आयोजन यानी पीईपी। और पीपीटी हमेशा क्या होता है, याद रखना, दायित्व बढ़ेगा तो डीआर, घटेगा तो सीआर। बोल रहा हूँ पीपीटी डेटर्स पे बनती है, कैसे काम करना है, दायित्व भी जैसे काम करना है, यानी बढ़े तो डीआर, घटे तो सीआर। तो बढ़ी है कितना परसेंट, 5%। तो देनदार है 60,000 के, 5% कितना हो जाएगा, 3,000। नेक्स्ट, एक लेनदार है 1,000 का, जिसको क्या करना है, गैर अभिलेखित लेनदार की राशि 1,000 पाई गई। गैर अभिलेखित जो लिखा हुआ नहीं है, तो लिख दो। लिखोगे तो क्रेडिटर क्या होगा, बढ़ेगा। तो टू क्रेडिटर नहीं तो बढ़ा। और कुछ है क्या क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो यानी संपत्ति दायित्व की कमी वृद्धि हुई, दो संपत्तियों में कमी वृद्धि हुई, कमी हुई, दायित्व बढ़े। अंतर राशि कौन सा ज्यादा है, सीआर। सीआर ज्यादा है तो क्या होता है, प्रॉफिट। किसमें बटेगा, ओल्ड पर। कौन से रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो। कितना है ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो 2:1। 18,000 और ये लोग साहब का क्वेश्चन तैयार। अंतर्राशि 35 में से कितने के 8, 27, 27 को और काटना। ये बताया था, संपत्ति बढ़े तो सीआर, घटे तो डीआर, दायित्व बढ़े तो डीआर, घटे तो सीआर। अंतर की राशि पुरानी सहायता में पुराने अनुपात में बांट दो। पुरानी सहायता थी और बी, पुराने अनुपात को एक आया समझ में रिवॉल्यूशन। अब बनाते हैं पार्टनर। दूसरा खाता बनता है इसके अंदर पार्टनर नाम, पार्टनर
सबसे पहले क्या लिखते हैं पार्टनर कैपिटल में? बैलेंस शीट। किसका? पुराने साल का। बैलेंस शीट में है देखो, बैलेंस शीट में देखो ए और बी का बैलेंस देखा 1,80,000 और 1,50,000, उसको लिख दो बाय बैलेंस शीट। 1,80,000, 1,50,000। ये जैसे जैसे लिखा रहा हूँ याद रखना, हर क्वेश्चन में काम आएगी। सबसे पहले बैलेंस लिख दो जो बैलेंस शीट में दे रखे। फिर नया साझेदार आया, कौन आया? सी। कितना पैसा लाया? 1,00,000। इनकी होती है कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, इन्हें कैपिटल किधर जाएगा? सीआर में। नाम किसका आएगा? कैश। तो भाई कैश कितने लाया? 1। तो सी लाया तो किसके कॉलम में लिखेगा? सी के कॉलम। फिर वो गुडविल लाया 60,000 के, सिर्फ जो थी कैश अकाउंट या टू गुडविल। तो ना तो गुडविल का अकाउंट बना हुआ है ना कैश का, तो भूल जाओ इसको, तो अपन एंट्री में करेंगे, यहाँ नहीं आएगा। तुरंत दूसरी एंट्री होती है, एंट्री क्या होती है? गुडविल अकाउंट या टू ओल्ड। गुडविल अकाउंट या टू किसमें बांटोगे? ओल्ड पार्ट में। यानी ओल्ड पार्ट लेने सीआर में, तो सीआर में बांट दो बाय गुडविल। कितने हजार है? 60,000। किस अनुपात में बांटोगे? त्याग के अनुपात में। और जब कुछ भी नहीं बोलता पर्सन नया साझेदार आने पर, तो पुराना अनुपात क्या हो जाता है? त्याग का अनुपात। लेकिन याद रखना हमेशा पुराना अनुपात त्याग का अनुपात नहीं होता, पर्सन की स्थिति के अनुसार। यहाँ कुछ नहीं बोला था, पुराना अनुपात त्याग का अनुपात। 40,000, 40,000 और 20,000 गुडविल कट गई। तो अब इस चीज को चाहिए याद रखो अपने माइंड में। नया साझेदार पैसा लाएगा बाई कैश, गुडविल लाएगा बाई गुडविल। किसमें बांटूंगा? ओल्ड पार्टनर में। और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। फिर चले चलो डिवेल्यूएशन की तरह। क्या डिवेल्यूएशन में पार्टनर के नाम आए हैं? आए हैं। इनका नाम किधर है? डीआर में। तो पार्टनर कैपिटल में किधर चला जाएगा? सीआर में। $12,000, 9,000। उसके बाद आप अपने बैलेंस शीट में देखो कोई बटने वाली मत है क्या? देखो कल लिखा है ना जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस क्लास में। अगर ऐसा कोई लायबिलिटीज की तरफ है तो सीआर में करो, इस अनुपात में पुराने। और अगर डीआर में जैसे कोई गुडविल खुली हुई है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऐसा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर ऐसा एसेट्स में, एसेट साइड में बैलेंस शीट तो उसको बांट देना केवल डीआर साइड। एसेट्स वाली चीज डीआर में बांटो, लायबिलिटीज वाली सीआर में बांटो। बटने वाली चीज ही बांटना। जो लिखाई था ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वितरित लाभ है हानि, उनको ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस अकाउंट को क्या कर दो? क्लोज। क्लोज करोगे तो क्या निकालते हो? बैलेंस शीट। तो निकालो बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट। 1,00,000, 1,80,000, 2,38,000। बैलेंस शीट 2,38,000, 1,80,000, 1,00,000। 2,38,000, 1,80,000, 1,00,000। ये बन गया पार्टनर कैपिटल। घटने वाली कोई डिजिट नहीं थी, तो सीआर जोड़ा हुए दोनों तरफ का टोटल क्या कर दिया? ये ऐसे टोटल आपके सामने आना चाहिए। और अगर घटने वाली डिजिट 2,38,000 या 8,00,000 होता तो प्लस कितनी लिखता? 2,30,000। टोटल 2, ठीक है ना? तो जितना घटने वाली डिजिट को उसको बता देना। अब क्या बनाओ? बैलेंस शीट। क्या बनाओ?
बैलेंस शीट, चलो बैलेंस शीट स्टार्ट हो जाओ, बैलेंस शीट बनाना। जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं ऊपर की चीजें नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। क्या लिखोगे? लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। आता ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट? बोले लिखना लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, बुक में भी दे रखा है। तो देखो कैसे करनी है बैलेंस शीट, कैसे बनानी है। पुरानी वाली को सामने रखो जो बुक में दे रखी है। जैसे बुक में दे रखा बिक्री 10,000, क्या इसमें कोई बदलाव हुआ क्या? बिक्री में कोई बदलाव नहीं हुआ, लिख दो बिक्री 10,000। फिर दे रखा है क्रेडिटर 58,000, बदलाव हुआ क्या? क्रेडिटर में 1,000 बढ़ा है, इधर है तो बढ़ा ना, दायित्व इधर बढ़ता है, तो 58 से एक और बढ़ गया तो कितना हो गया? 59,000। तो क्रेडिटर की 59। फिर अगला नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना है? 2,000। तो कोई चेंज नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? 1,000, 2,000। फिर क्या लिखा हुआ है? कैपिटल। तो कैपिटल लिख तो देंगे, लेकिन उससे पहले क्या कोई दायित्व आया? तो दायित्व देखो आप, तो इस तरह कोई दायित्व नहीं बन रहा, सिर्फ ये पीपीटी दायित्व आया, जिसको आप दायित्व की जैसे लिखते तो है, लेकिन लिखा बैठाते किसमें से है? डेटर्स में से। तो इसको डेटर्स में से लिखा है, बाकी कोई दायित्व नहीं। तो लिख दो कैपिटल। तो पहले कैपिटल कितने की थी? 2 जने की, ए और बी। और अब कैपिटल कितने की लिखोगे? 3 की। ओपनिंग बैलेंस शीट में बीटी लिखा, और इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लिख देना? सीडी लिखना। याद रखना क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? सीडी। लिखो कैपिटल। व्हाट इज टोटल 5,17,000। तो इनको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 7। 5,80,000। ये तो लाइबिलिटी से टोटल। अब चलते हैं एसेट्स में। एसेट्स में सबसे पहले लिक्विडिटी कैश, इसको समझ लेना बस। कैश पहले कितनी लिखी हुई है? 10,000। नया पार्टनर कितने लाया? 1,00,000। नकदी कितने लाया? 60,000। तो टोटल कितने हो गए? 1,70,000। कैश कितनी हो गई? 1,70,000। 1,60,000 और 10,000 से बढ़िए, तो 1,70,000। फिर लिखो बैंक में, बैंक में ऐसे ऐसे मुझे 40,000। 40,000। डेटर्स पहले 60 के थे, और उस पे क्या बन गया? पीपीटी। तो 60 में से पीपीटी हटा दो, तो ऐसे लिखना। 8 - 3 57,000 का डेटर्स। फिर है स्टॉक, पहले कितने का था? 40,000 का। कितना कम हो गया? 4,000। कितने दिखा दो? 36,000। स्टॉक 36। नेक्स्ट प्लांट, पहले कितने का था? 1,00,000 का, अब हो गया 20,000 और बढ़ गया, तो 1,20,000।
फिर बिल्डिंग पहले 150 की थी, 15 और बढ़ गया, कितने की हो गई? 165। एक 65 और कुछ नहीं है, प्लस कर दो, कितना आएगा? 5,80। 5,80,000। तो ये हो गया इसका, आपका क्या खत्म हो गया? जब सॉरी, खाते। देख लो इसमें किसी को कुछ डाउट है तो कैसे रिवैल्यूएशन बना, पार्टनर कैपिटल बना, बैलेंस शीट बना, और खाते तैयार हो गए। एंट्री करवा दो, एंट्री ओरली बोलूंगा, आप लिख लेना अपनी, ठीक है ना? देखो एंट्री बोलता हूँ, इस खाते को देख लो आराम से पहले। पहले रिवैल्यूएशन एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू स्टॉक टू पीपीटी टू क्रेडिट, भाई डीआर में है तो डीआर हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू स्टॉक टू पीपीटी टू क्रेडिट। दूसरी एंट्री हो जाएगी इससे, तो ये सीआर में, तो खुद रिवैल्यूएशन सीआर में एंट्री क्या होगी? प्लांट अकाउंट दिया, बिल्डिंग अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन, प्लांट अकाउंट दिया, बिल्डिंग अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन। तीसरी एंट्री होगी बंटवारे की, ए और बी बटा, एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। ये तीन एंट्री बनते हैं रिवैल्यूएशन। डीआर के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लिख देना, सीआर के लिए प्लांट बिल्डिंग डीआर टू रिवैल्यूएशन, इधर आया है बढ़ने वाला तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पीपी, अगर इधर आता तो एक मिनट रिवैल्यूएशन, इधर आ जाओ। पीटी और सीटी कभी कोई ट्री नहीं होती, तो सबसे पहले कैपिटल और गुडविल आया तो इतनी कर दो, कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल टू गुडविल, गुडविल के साथ कैपिटल के 1 लाख, टोटल कैश क्या गया? 1,60,000, और देखो गुडविल 1,60,000, और फिर गुडविल को बांट दिया, गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर, 60,000 गुडविल के और 40 रुपये से बांट दिया। रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी नहीं, क्योंकि रिवैल्यूएशन की एंट्री तो यही हो गई, और एंट्री क्या हुई? समा, यानी एंट्री कितनी हुई? 3 तो रिवैल्यूएशन से और 2 पार्टी से, एक तो कैश और गुडविल आने के लिए गुडविल घटने की, रिवैल्यूएशन की पहले और एक्टिविटी की होती है, बैलेंस शीट की एंट्री नहीं करने होती, और एंट्री करते एक पेज पे आपको एंट्री होती, कितने एंट्री लिखी थी? 5 एंट्री लिखी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो गया? तैयार हो गया। इसमें आपका किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो, और एंट्री कर लेगा, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस। कल एक तो अपना होमवर्क करके लाएंगे सभी, कल होमवर्क चेक करना है, फिर आगे की बात चलेगी। सभी का होमवर्क होना चाहिए कल, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका होमवर्क नहीं हो, ठीक है ना? विदाउट होमवर्क नहीं आओगे कल, होमवर्क करके आना चाहिए कल, बस एक ऐसे बच्चे कल से शुरू किए, सभी बच्चे आएंगे, आपके अपने दोस्तों से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे, अपनी क्लास देखेंगे,
तो वो गलत है। कला ठीक है, ऐसे दोस्तों डिसिप्लिन खाना है नहीं रहते इस तरीके से इमरजेंसी है जैसे करते हैं बिना होमवर्क कोई नहीं आएगा। और कुछ ऐसे कोई डाउट है हिंदी करोगे इसके साथ ही आप कुछ एग्जांपल्स और एग्जांपल 17 18 निकालना है आप एग्जांपल 17 18 निकालना है एग्जांपल 17 18 निकालना है ठीक है एग्जांपल 17 18 निकाल दो और कोई डाउट है तो पूछ लो कल सारा कुछ कल सभी क्लास में आए तो स्कूल ड्रेस में आओ और प्रॉपर अपना वर्क करके लाओ सभी सब्जेक्ट का करके लाओ चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सभी सब्जेक्ट इक्वल पार्ट रखते हैं अपना सभी का अपना अपना एक रोल है उस रोल के अकॉर्डिंग आप सभी का होमवर्क करो ऐसा नहीं है कि ऊपर पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट का ये टीचर करके लाऊं सभी का करना चाहिए सभी साथ पढ़ाते हैं सभी इक्वल नंबर के लिए पढ़ाते हैं और सभी का मिलकर आप एक अच्छे परसेंटेज के लिए आपको अच्छी तैयारी करनी है मन से तैयारी करनी है और अपना जितना भी सेफ्टी का सामान हो साथ लाएं जैसे सभी के मास्क होना चाहिए कल जब आप विदाउट मास्क नहीं आओगे प्लस सैनिटाइजर की बोतल होनी चाहिए प्लस पानी की बोतल होनी चाहिए टिफिन होना चाहिए अपनी बुक्स कॉपी पेन पेंसिल सब चेक कर लेना शेयरिंग नहीं करना बेटा बिल्कुल भी शेयरिंग नहीं करना ना कोई पेन पेंसिल का शेयरिंग करना है ना बुक्स का शेयरिंग करना है बोतल वाटर बोतल लेके आओ देखो समय नाजुक है लेकिन इस नाजुक समय को हम सभी अपनी बुद्धिमत्ता से अच्छा कर सकते हैं सही कर सकते हैं तो याद रखो कल जब आप आओगे तो अपनी सभी चीजें साथ में लेके आओ मेरी आपसे यही आशा है कि सब बच्चे अपनी मेच्योरिटी दिखाएंगे अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानेंगे फिजिकल डिस्टेंसिंग मानेंगे सोशल डिस्टेंसिंग हमें नहीं करना फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करना है तो उसको मेंटेन करेंगे फिजिकल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग क्यों करें सोशल डिस्टेंसिंग क्यों करें सबकी मदद करो किसी को कुछ नहीं आता तो मोबाइल पे फिक्स भेजो सोशल डिस्टेंसिंग मत फिजिकल डिस्टेंसिंग बाय द वे आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड ये नहीं कर पा रहा है लेकिन हम उसका समझा सके आप उसको समझाओ कि एक की गलती का भुगतान हम सभी नहीं करेंगे डेफिनेटली ओके तो आज के लिए ये क्लास यही रखेंगे जितना आपको
होमवर्क करवा दिया है उसको कंप्लीट करके लाओ। कम से कम फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप है वो सभी का होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सभी का होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना कोई नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करो। ठीक है स्टूडेंट, आज लोग नेक्स्ट क्लास में